हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? बिल्कुल ठीक होंगे। आप सभी छात्रों का साइन स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे एक नए अध्याय का टॉपिक है। अध्याय क्या है? जीव जनन कैसे करते हैं। ठीक है, जीव जनन कैसे करते हैं। जो जीव हैं, जंतु हैं, वो जनन कैसे करते हैं, उनके विषय में आज चर्चा करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले समझते हैं जनन क्या है। जनन क्या है? जब जीव अपने जैसा संतति उत्पन्न करता है, उस प्रक्रिया को, उस परिघटना को क्या कहते हैं? जनन कहते हैं। वह प्रक्रिया जिससे जीव अपनी जैसी संतति या संतान को उत्पन्न करता है, वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? जनन कहलाती है। ठीक है, वह प्रक्रिया जिसमें जीव अपने जैसा संतति को क्या करता है? उत्पन्न करता है। संतति को उत्पन्न करता है, वह प्रक्रिया क्या कहलाता है? वह प्रक्रिया जनन कहलाता है। जनन कहलाता है। ठीक है, जनन में, इस जनन के बारे में सबसे पहला जो एक और क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, क्या जीव पूर्णतः अपनी प्रकृति का सृजन करते हैं? क्या जीव पूर्णतः अपनी प्रकृति का सृजन करते हैं या नहीं करते? या फिर एक क्वेश्चन है, डीएनए प्रकृति का प्रजनन में क्या महत्व है? ठीक है, एक क्वेश्चन है इससे पहले, डीएनए प्रकृति का जनन या प्रजनन में क्या महत्व है? क्या महत्व? अब ये जनन से पहले की बात बता रहा है कि जो डीएनए है, ठीक है, डीएनए प्रकृति का जनन में क्या महत्व है। ठीक, तो जरा ध्यान से समझिएगा इसको। हम लोग जानते हैं कि हमारे शरीर की सबसे मूलभूत इकाई क्या है? कोशिका है। क्या है? कोशिका है। ठीक है, क्या है? कोशिका। ठीक, कोशिका का सबसे बाहरी को क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली कहते हैं। कोशिका झिल्ली कहते हैं। इसके अंदर जो द्रव्य दिख रहे हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोशिका द्रव्य कहते हैं। ठीक, इसके अंदर और भी संरचनाएं होती हैं। ठीक है, इसको गोल्जिकाएं कहते हैं। गोल्जिकाएं। ठीक है, इसी तरह से और भी संरचना इस तरह से जो दिख रही है, इसको माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। ये जो दिख रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? केंद्रक। क्या बोलते हैं? केंद्रक। और इसकी बाहरी जो झिल्ली है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? केंद्रक झिल्ली। केंद्रक झिल्ली। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिए कि जो डीएनए है वो कहाँ होता है, या डीएनए आरएनए क्या है। सबसे पहले हमने एक कोशिका का चित्र हुआ। एक कोशिका के अंदर जो आपको दिख रहा है, ये केंद्र, और केंद्र के जो बाहर वो क्या? केंद्रक झिल्ली है। तो केंद्रक में ही सभी कोशिकाओं के केंद्र में क्या पाए जाते हैं? डीएनए और आरएनए पाए जाते हैं। डीएनए और आरएनए पाए जाते हैं। मतलब ये जो केंद्रक है, इस केंद्रक में डीएनए और क्या पाए जाएंगे? आरएनए पाए जाएंगे। डीएनए माने डीऑक्सी। अगर हम लिखे यहां डीएनए का डीएनए, ठीक है, डीऑक्सी न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल, यह भी एक तरह का पदार्थ है। ठीक है, केंद्रक के अंदर पाए जाने वाला एक पदार्थ है डीऑक्सीन्यूक्लिक अम्ल। ठीक, जो सूचनाओं को, जो हमारे वांशिक सूचनाएं हैं, उसको एकत्र करके
एक संतति से दूसरे संतति में क्या करता है, लेकर जाता है। ठीक, डीएनए प्रकृति का का जनन में क्या महत्व है। अभी हमने देख सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति का किसी भी दूसरे व्यक्ति से डीएनए मैच करता है, नहीं करता है। डीएनए मैच करता है, नहीं करता है। हर बार कुछ ना कुछ डीएनए जो है हर व्यक्ति का अलग अलग होगा। जैसे अगर हम बात करें उंगली की, फिंगर की बात करें, तो सभी व्यक्तियों का उंगली का फिंगर एक जैसा है, नहीं है, अलग अलग है। इसके जो छाप है वो क्या है, सबके अलग अलग है, क्योंकि सबके जो डीएनए है वो क्या है, अलग अलग है। तो जो डीएनए है ये अनुवांशिक पदार्थ है। क्या है, अनुवांशिक पदार्थ है, जो पिछले जो संतति है या आपके जो संतति है उसकी सूचनाओं को एक दूसरे संतति में क्या करता है, पहुंचाने का काम करता है। अगर ये डीएनए की प्रकृति ना हो तो हर एक व्यक्ति का जो रंग है, रूप है, जो आकार है, जो उनकी गुण विशेषताएं हैं, जो अनुवांशिक गुण है, वो सब क्या होंगे, एक जैसे हो जाएंगे, एक जैसे हो जाएंगे। हालांकि सभी मनुष्यों में, सभी जो जीव है उनमें डीएनए की जो प्रकृति होती है क्या होती है, अलग अलग होती है। और ये डीएनए कहां मिलते हैं, केंद्रक में। कहां मिलते हैं, केंद्रक। ठीक है, कोशिकाओं के केंद्रक में पाए जाते हैं। तो कोशिका के केंद्र में पाए जाने वाली डीएनए जो सभी मनुष्यों में, सभी जीवों में अनुवांशिक का क्या है, वाहक है। क्या है, अनुवांशिक गुणों का वाहक है, जो एक जीव से दूसरे जीव में जब प्रजनन की प्रक्रिया होती है तो क्या होता है, स्थानांतरण होता है और अपने सूचनाओं को एक संतति से दूसरे संतति में क्या करता है, पहुंचाता है। क्या करता है, पहुंचाता है। ठीक, इतनी बात समझ में आई। अब इसके विस्तार में डीएनए और आरएनए के विषय में आप अगले क्लास में, ठीक है, मतलब 12 क्लास में आपको और विस्तार से पढ़ना है डीएनए और आरएनए के विषय। बस आप इतना जानिए कि जो डीएनए है वो केंद्रक में पाया जाता है और ये एक प्रोटीन से बना है। ये भी एक तरह का पदार्थ है जो केंद्रक में पाया जाता है, कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है, जिसके अंदर एक प्रकृति होती है, एक गुण होता है कि अनुवांशिक गुणों को जैसे अगर हम मान ले, कभी कभी आप देखेंगे कि किसी मम्मी का या फिर पापा का जो रंग है, रूप है, क्या होता है, दूसरे बच्चों में दिखाई देता है। जैसे मान लीजिए किसी का रूप मम्मी जैसा है तो हम लोग क्या बोलते हैं उसको कि इसका रूप भाई कैसा है, मम्मी जैसा है। पापा जैसा है तो हम लोग बोलते हैं पापा जैसा है। या कभी आप उसके गुण को भी देख सकते हैं, पापा जैसा बिहेव करता है या फिर मम्मी जैसा बिहेव करता है। ठीक है, तो ये क्या है, अनुवांशिक गुण है। क्या है, अनुवांशिक गुण है, जो एक संतति से दूसरे संतति में क्या करता है, जाता है। और इसे ले कौन जाता है, डीएनए। कौन ले जाता है, डीएनए। ठीक है, चलिए इतनी बात आप लोग को समझ में आ गई। ठीक, इसका आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक और क्वेश्चन आता है, ये जो विभिन्नताएं हैं, क्या है, विभिन्नताओं का महत्व। ठीक है, विभिन्नताओं का महत्व हमारे जीवन में, ठीक है, हमारे जीव जगत में विभिन्नताएं देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलते हैं, विभिन्नताएं। ये क्यों जरूरी है, जैसे कोई व्यक्ति बहुत गर्मी, मतलब बहुत तीव्र ग्रीष्म ऋतु में क्या करता है, रहता है। कुछ ऐसे भी हैं जो बहुत ठंड में रहते हैं। कहां रहते हैं, बहुत ठंडे प्रदेश में रहते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो उष्ण, मतलब जहां ठंडा भी हो या फिर जहां बहुत बारिश होता है वहां रहते हैं। जहां बहुत वर्षा हो वहां व्यक्ति रहते हैं, बहुत ठंड हो वहां रहते हैं। तीव्र उष्मा वाले क्षेत्रों में भी क्या करते हैं, लोग रहते हैं। जैसे अगर हम बात करें बहुत ठंडे वाले प्रदेश की, तो जो हमारा पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव है वो क्या है, उसको हम लोग टुंड्रा प्रदेश, है ना, नाम सुना होगा, टुंड्रा प्रदेश, जहां बहुत ठंड होती है, मतलब सालों ठंड होती है, मतलब वहां बर्फ में जीवन को जीना है। तो अगर हमारे डीएनए में, हमारे आनुवांशिक गुणों में अगर विभिन्नताएं ना आए तो ऐसा संभव है, ऐसा संभव नहीं है, ऐसा संभव नहीं है। ठीक,
इसलिए हमारे डीएनए में हमारे जो जातियां हैं उनमें क्या पाई जाती हैं, विभिन्नताएं पाई जाती है, ताकि प्रत्येक जीव अपने अपने अनुकूलित क्षेत्र में क्या कर सके, रह सके। जैसे आप बिहार में रहते हैं और आपको कश्मीर भेज दिया जाए, आप बिहार में रहते हैं और आपको कहां भेज दिया जाए, कश्मीर भेज दिया जाए, ठीक है, तो आप कश्मीर तो चले जाइएगा लेकिन कुछ दिनों तक आप बीमार रहिएगा। क्यों? क्योंकि वहां का वातावरण बिहार का और वातावरण क्या है, बहुत अलग है। क्या है? बहुत अलग है, ठीक है, इसलिए आप बीमार पड़ जाइएगा। 3 दिन 4 दिन 5 दिन आप बीमार रहिएगा, फिर आप ठीक हो जाइए, क्योंकि उस वातावरण के आप क्या हो गए, अनुकूल हो गए, तो आप फिर से वहां जीवन यापन क्या कर सकते हैं। जीवों में विभिन्नता स्पीशीज के लिए तो लाभदायक है, परंतु विशिष्ट के लिए नहीं। अगर ये ना हो तो कोई आपदा आता है ना, गर्मी बढ़ती है, ठंड बढ़ती है, वर्षा अधिक होती है, तो भी हम अपना जीवन यापन कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे जीवों में क्या है, विभिन्न प्रकार की जातियां पाई जाती है। क्या पाई जाती हैं? जातियां। अब देखो ना, किसी मनुष्य का कद छोटा होता है, किसी का लंबा होता है ना। कहीं कहीं ऐसे देश हैं जहां सभी लोग काले होते हैं। क्या होता है? सभी लोग काले होंगे। कहीं ऐसा भी है जो सभी लोग गोरे हैं। तो ये मौसम की वजह से होता है और वहां के वातावरण के अनुसार होता है। वहां की जो ऋतुएं हैं, वहां की मौसम जो है, और उनमें विभिन्न जातियों में क्या विभिन्नताएं पाए जाने के कारण होता है। यदि संश्लिष्ट के जीवों में कुछ विभिन्नता होती है तो उन्हें जीवित रहने की संभावना क्या होती है, रहती है। इसलिए यदि शीतोष्ण जल में पाए जाने वाले जीवाणुओं की कोई संश्लिष्ट या वैश्विक उष्णता के कारण जल का ताप बढ़ जाए, क्या है, बढ़ जाता है, तो अधिकतर जीवाणु विशिष्ट होकर मर जाएंगे, लेकिन उष्ण प्रतिरोधी क्षमता वाले जीव अभी भी क्या रहेंगे, जीवित रहेंगे। हमने एक मानव का उदाहरण लिया, इसमें जीवाणु भी हो सकते हैं, कवक भी हो सकते हैं, और भी कई जीव जंतु हो सकते हैं, ठीक है, जो अलग अलग जातियों में पाए जाते हैं, और उनकी जातियों में बहुत सारी विभिन्नताएं होती हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में क्या करती हैं, रहती हैं। तो विभिन्नताओं का अगर महत्व आता है कि जीवों में विभिन्नताएं क्यों होती है या जीवों की जातियां विभिन्न क्यों होती हैं, तो आप बता सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग आते हैं वापस फिर से जनन। अभी हम लोग जो पढ़ रहे थे जनन से संबंधित कुछ प्रश्न को हमने देखा। जीव जनन हमने बता दिया कि जीव जनन कैसे करते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि जो जीव है, ठीक है, जनन जो है वो 2 तरह से करते हैं। एक को कहा जाता है लैंगिक जनन। क्या? लैंगिक जनन। और एक को क्या कहा जाता है, अलैंगिक जनन। मतलब जो जनन है वो 2 तरह के हैं, एक अलैंगिक और एक लैंगिक। जो प्रजनन की प्रक्रियाएं हैं उनको हम लोग क्या कितने भागों में बांट सकते हैं, 2 भागों में बांट सकते हैं, एक लैंगिक जनन और एक अलैंगिक जनन, ठीक है। लैंगिक जनन किसे कहते हैं? जनन की वह प्रक्रिया जिसमें नर और मादा भाग लेते हैं उसे लैंगिक कहते हैं। और जनन की वह प्रक्रिया जिसमें एकल जीव, कितने एकल जीव या नर या मादा केवल एक हिस्सेदारी लेते हैं, एक भाग लेते हैं, एक जीव हिस्सेदारी लेते हैं, तब उस तरह के प्रजनन को क्या कहेंगे, अलैंगिक। आप कुछ इसको डिफरेंस देख लीजिए। जैसे अगर हम इसमें नर और मादा दोनों मिलकर काम करेंगे ना, इसमें नर या तो मादा, इसमें नर या तो मादा, ठीक है। जो लैंगिक होंगे इनको आप द्विलिंगी कहिए। क्यों? क्योंकि इसमें 2 लिंगों का क्या होगा, भाग लेंगे ना, 2 लिंग, एक पुल्लिंग और एक स्त्रीलिंग, एक पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग। जबकि अगर हम इसमें बात करें तो इसको आप क्या कहिए, एक लिंगी कहिए, क्योंकि एक ही लिंग भाग लेंगे, या तो पुल्लिंग लेंगे या तो पुल्लिंग या स्त्रीलिंग, दोनों में से कोई एक भाग लेंगे। लैंगिक जो क्रियाएं हैं, लैंगिक जो जनन है, ये जटिल होते हैं। कैसे होते हैं? जटिल होते हैं। इनकी जो किनमें जटिलता पाई जाएगी, लैंगिक जनन में, जबकि अलैंगिक जटिल नहीं होते हैं, आसान होते हैं। क्या होते हैं? आसान होते हैं। लैंगिक जनन जटिल होते हैं, जटिल प्रक्रिया होती है, जबकि अलैंगिक जनन
जटिल प्रक्रिया नहीं होती है, आसान होती है। ठीक है, इसके डिफरेंस को आपने एक डिफरेंस देखा, ठीक है, दूसरा डिफरेंस, ठीक है, और ये रहा आपका तीसरा डिफरेंस। चार डिफरेंस और भी डिफरेंस लिख सकते हैं कि लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में क्या है। अगर हम बात करें लैंगिक जनन, तो लैंगिक जनन बहुत तरह के नहीं होते हैं, विभिन्न तरह के लैंगिक जनन नहीं होते हैं, एक ही प्रकार के क्या होते हैं, लैंगिक जनन होते हैं। जबकि अलैंगिक जनन की अगर हम बात करें तो अलैंगिक जनन विभिन्न प्रकार के होते हैं, विभिन्न प्रकार के होते हैं। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं, विभिन्न प्रकार के होते हैं। तो आप लैंगिक और अलैंगिक जनन में क्या कर सकते हैं, अंतर को बता सकते हैं कि अलैंगिक जनन में और लैंगिक जनन में क्या अंतर है, या आप इसको परिभाषित भी कर सकते हैं, वह जनन की प्रक्रिया जिसमें नर या मादा भाग लेता है या फिर कोई एक करता है। ठीक है, एक और लिख लीजिए अंतर, 5 नंबर साइड में कहीं लिख देते हैं। इसमें द्विकल या फिर क्या लिखे, द्विलिंग लेंगे और यहां क्या लेंगे, इसमें कितने जीव, 2 जीव भाग लेंगे, किसमें, लैंगिक जनन में, जबकि अलैंगिक जनन में कितने, 1 जीव भाग लेंगे। ठीक है, तो आप इस तरह से अलैंगिक और लैंगिक जनन के बीच अंतर को बता सकते हैं और आसानी से समझा सकते हैं और लिख सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे यहां अलैंगिक जनन के विषय में। ठीक, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में क्या अंतर है। ठीक है, आइए अब हम लोग देखते हैं अलैंगिक जनन या एकल जीवों में प्रजनन की विधि। ठीक, पहली विधि जो दिख रही है यह है विखंडन, दूसरी है खंडन, तीसरा है पुनरुद्भवन या पुनः जनन, चौथा है मुकुलन, पांचवा है कायिक प्रवर्धन और छठा है बीजाणु समासंग। ठीक है, अब जरा इसे बारी बारी से समझिएगा बेहतर ढंग से। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे विखंडन का, किसका, विखंडन। ठीक, विखंडन, ठीक है, जो विखंडन है ये 2 तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं, 2 तरह के। एक को कहा जाता है द्विखंडन और एक को कहा जाता है बहुखंडन। ठीक है, द्विखंडन और बहुखंडन, मतलब ये जो विखंडन है 2 तरह के, कितने हैं, 2 तरह। सबसे पहले समझते हैं विखंडन है क्या। यदि किसी एक कोशिकीय जीव में, ठीक है, प्रजनन की प्रक्रिया जिसमें टूटकर, बिखर कर, ठीक है, या विखंडन होकर प्रजनन की प्रक्रिया करते हैं, उसे हम लोग क्या कहेंगे, विखंडन कहेंगे। क्या कहेंगे, विखंडन। एक और चीज इसी के साथ समझते चलिए, खंडन, यहां भी टूट कर ही होगा, लेकिन ये एक कोशिकीय के लिए होगा, जबकि खंडन बहुकोशिकीय के लिए होगा। ठीक है, अगर हम लिखना चाहें तो लिखेंगे जो विखंडन की प्रक्रिया है, विखंडन की प्रक्रिया किनमें, विखंडन की प्रक्रिया एक कोशिकीय जीव में, किसमें, एक कोशिकीय जीव में, जबकि अगर हम खंडन की बात करें तो किसमें, बहुकोशिकीय जीव में। खंडन कई प्रकार के नहीं होते हैं, लेकिन विखंडन कितने तरह के, द्विखंडन और बहुखंडन। द्विखंडन मतलब विखंडन प्रजनन की वह प्रक्रिया जिसमें वो 2 हिस्सों में टूटता है। कितने हिस्सों में, 2 हिस्सों में टूटता है, 2 भागों में टूटता है, तब हम उसे क्या कहेंगे, द्विखंडन। और वो कई भागों में अगर टूट जाता है तब हम उसको क्या कहेंगे, बहुखंडन। क्या कहेंगे, बहुखंडन। कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं, जो द्विखंडन में है कौन कौन आएंगे और जो बहुखंडन में है वो कौन कौन आएंगे। ठीक है, द्विखंडन की अगर हम बात करें तो अमीबा सबसे पहले नंबर पर है। ठीक है, एग्जाम में भी अमीबा के बारे में पूछा जाता है कि अमीबा अपने प्रजनन को कैसे करती है या अपनी जनन को की प्रक्रिया कैसे करती है। अमीबा हो गया, और आप लिख सकते हैं पैरामीशियम, पैरामीशियम। ठीक, अगर हम बहुखंडन की बात करें तो बहुखंडन में मलेरिया परजीवी
मलेरिया परजीवी और प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम, ठीक है, प्लाज्मोडियम। ये बहुखंडन के उदाहरण हो गए और ये द्विखंडन के उदाहरण हो गए। जरा ध्यान दीजिएगा, द्विखंडन, अगर हम यहां पे एक अमीबा बनाए इस तरह से, क्या बना दिया, अमीबा। ध्यान रखिए अमीबा में कहीं भी एंगल नहीं होता, कहीं भी एंगल नहीं होता, और इसकी खास कोई आकृति नहीं है। आकृति आप ऐसे बना लीजिए, ऐसे बना लीजिए, ध्यान रखिए खाली एंगल नहीं होना चाहिए, मतलब उसमें कोण नहीं होना चाहिए, ठीक। और आपको पता है कि अमीबा कैसा है, एक कोशिकीय जीव है। कैसा है, एक कोशिकीय जीव है, मतलब इसके अंदर केंद्रक कितने हैं, एक होंगे। कितने होंगे, एक। अब ये जो अमीबा है कितने भागों में, दो भागों में टूटेगा इस तरह से। दो भागों में क्या होगा, टूटेगा। अब इसके जो केंद्रक हैं दो भागों में क्या होंगे, इस तरह से, और फिर ये टूट कर क्या होगा, अलग अलग दो भागों में बढ़ जाएगा, ठीक है। अब दो भागों में ये टूट कर यहां ही टूट कर कितने भागों में हो जाएगा, दो भाग। तो अब आपको दिख रहा है कि जो अमीबा है एक कोशिकीय था, एक कोशिकीय होने के बाद जब प्रजनन की प्रक्रिया हो रही है तो विखंडित होकर कितने भागों में, दो भागों में टूट जा रही है। अब इससे ज्यादा नहीं होगा, जब होगा तो कितना होगा, दो ही होगा, तब हम इसे क्या कहेंगे, द्विखंडन। यही प्रक्रिया, सेम प्रक्रिया पैरामीशियम के साथ भी होता है, जो एक कोशिकीय जीव है। क्या है, एक कोशिकीय जीव है। बहुखंडन, बहुखंडन मतलब अगर वो टूटता है तो बहुत सारे हिस्सों में क्या होगा, टूट जाएगा। जैसे अगर हम एक और आकृति बनाए, मलेरिया परजीवी, मान लीजिए सामान्यतः परजीवी को इस तरह से मानते हैं, अगर ये प्रजनन करता है तो कई हिस्सों में क्या होगा, टूट जाएगा, कई हिस्सों में टूट जाएगा। एक देखो, 1 2 3 4 5 6 7, एक से कितने हो गए, 7 हो गए। कितने हो गए, एक से कितने हो गए, 7। तब हम इसको क्या कहेंगे, बहुखंडन। क्या कहेंगे, बहुखंडन, ठीक है। अब आइए हम लोग बात करते हैं खंडन की। किसकी बात करते हैं, खंडन, जो यहां दिया गया। हमने कहा कि जो विखंडन है एक कोशिकीय में होता है, जबकि जो खंडन है वो किस में होगा, बहुकोशिकीय में होगा। विखंडन एक कोशिकीय और खंडन बहुकोशिकीय। प्रजनन की वह विधि जिसमें बहुकोशिकीय जीव विकसित या वृद्धि करके नए जीवों को विकसित करते हैं, या फिर कई टुकड़ों में टूटकर क्या करते हैं, एक नए संतति को जन्म देते हैं, वृद्धि करते हैं, तब हम उन्हें क्या कहेंगे, खंडन। क्या कहेंगे, खंडन। इसके उदाहरण को देखो, इसके भी एक उदाहरण है, इसका नाम है स्पाइरोगाइरा, ठीक है, रोगाइरा, ठीक है, स्पाइरोगाइरा, ठीक है। इसका एक उदाहरण है, एक जीव है स्पाइरोगाइरा, जिसके अंदर कौन सी होती है, खंडन जैसी प्रजनन विधि होती है, खंडन जैसी प्रजनन प्रक्रिया होती है। अब आइए, यहां लिखा है पुनरुद्भवन या पुनर्जनन, पुनरुद्भवन या पुनर्जनन, जनन, ठीक है। एक छोटा सा एग्जांपल देखिए, हालांकि ये जनन का नहीं है, ठीक। अगर आप देखिएगा छिपकली का, छिपकली देखो कभी, छिपकली, ठीक, छिपकली का अगर पीछे का जो पूंछ है उसको काट दिया जाए, या किसी कारण पीछे का पूंछ कट जाए, तो आप देखोगे कि फिर से एक नया पूंछ क्या हो गया, विकसित हो गया। मानव के साथ ऐसा होता तो बड़ा मजा आता नहीं, अरे हाथ टूट जाए या फिर कट जाए तो एक नया हाथ क्या हो जाए, जम जाता है ऐसे, तो बड़ा मजा आता है ना जी। तब तो एक बार नहीं कई बार तोड़ लेते ना, चलो चलो तब तो कहना ही नहीं है। तो कहने का मतलब कि पुनरुद्भवन में जो पुनर्जनन है इसी तरह का होता है, ठीक। सरल प्राणियों को यदि कई टुकड़ों में काट दिया जाए, क्या किया जाए, एक सरल प्राणी जो है इसको कई टुकड़ों में अगर हम काट दें, क्या करें, कई टुकड़ों में काट दें, तो प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर एक नई संतति को क्या करेगा, जन्म देगा। क्या करेगा, जन्म देगा।
इसका उदाहरण आप लिख सकते हैं हाइड्रा। क्या लिख सकते हैं? हाइड्रा। अब पुनर्जनन आपको समझ में आ गया कि भैया काटोगे, अगर आदमी को काट दो कई टुकड़ों में तो उसका जनन होगा? नहीं होगा। लेकिन कई ऐसे जीव है जैसे हाइड्रा है, हाइड्रा को अगर 4 टुकड़ों में काट दोगे तो 4 नए संतति क्या होंगे? उत्पन्न हो जाएंगे। ठीक। हाइड्रा के साथ एक और है प्लेनेरिया। इसका नाम क्या है? प्लेनेरिया। ये इसको भी अगर कई टुकड़ों में काट दोगे तो जितने टुकड़ों में काटोगे उतनी नई संतति क्या हो जाएंगे? उत्पन्न हो जाएंगे। ठीक। मतलब पुनः निर्माण हो जाएगा, पुनः उसका जनन हो जाएगा। काटने के बाद, टूटने के बाद नया संतति का क्या होगा? उत्पत्ति हो जाएगा, यह उत्पन्न हो जाएगा। इसके बाद आता है मुकुलन। क्या? मुकुलन। अब जरा ध्यान दीजिए, मुकुलन हाइड्रा में भी होता है। ठीक है। अगर हम ये जो दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं मुकुल। क्या बोलते हैं? मुकुल। ये भी एक तरह का हाइड्रा, हाइड्रा के साथ भी ये होता है। कौन सा? मुकुलन की जो प्रक्रिया है पुनर्जनन की तरह भी होता है, और मुकुलन की भी जो विधि है वो हाइड्रा के साथ होती है। ठीक। तो ये जो बाहर जो निकला हुआ भाग दिख रहा है इसको हम लोग क्या कहते हैं? मुकुल। क्या कहते हैं? मुकुल। ठीक। अगर इस मुकुल को यहां से तोड़ दे और एक जगह लगा दें तो फिर से हमें एक नए पौधे का, एक नए जीव का, एक नए संतति का क्या होगा? उत्पत्ति हो जाएगा। करे कुछ प्राणियों में उनकी कोशिकाओं में उभरता हुआ मुकुलन या उभरता हुआ जो संरचनाएं है उसे मुकुलन कहते हैं। वृद्धि करता है, उसे विभाजित करके या उसे तोड़कर एक स्वतंत्र जीव बनाया जा सकता है। उस जनन को हम लोग क्या कहेंगे? मुकुलन कहेंगे। मुकुल के द्वारा हुए प्रजनन की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? मुकुलन कहलाएगी। मुकुल क्या है? किसी भी सरल जीव में उभरता हुआ उसकी जो संरचना है, निकलती हुई उसकी जो संरचना है, जिसे हम विभाजित करके, निकलती हुई संरचना को मुकुल कहेंगे, और उसे हम विभाजित करके एक नए संतति को जब हम उत्पन्न करेंगे तो हम उसे क्या कहेंगे? मुकुलन। क्या कहेंगे? मुकुलन। और इसका सरल एग्जाम्पल क्या है? हाइड्रा। क्या है? हाइड्रा। जो हाइड्रा है, हाइड्रा के साथ पुनरुद्भवन भी होता है और मुकुलन की प्रक्रिया भी होती है। ठीक है। मुकुलन की प्रक्रिया भी होती है और पुनरुद्भवन या पुनर्जनन की भी प्रक्रिया होती है। किसके साथ? हाइड्रा के साथ। अब आइए हम लोग बात करते हैं कायिक प्रवर्धन। क्या? कायिक प्रवर्धन। तो सबसे पहले कायिक प्रवर्धन की बात करने से पहले चलिए यहां कुछ चित्र को मिटाते हैं। कायिक संरचना होती है। ठीक है। पादपों में कायिक संरचना होती है। अब देखो, कायिक जो परिवर्धन है खास करके पेड़ पौधों में ही होता है, मतलब पादप जगत में कायिक परिवर्धन होता है। ठीक। कायिक परिवर्धन में सबसे पहले यह समझते हैं कि कायिक अंग होते हैं। ठीक है। या कायिक भाग कर सकते हैं। कायिक भाग में कौन कौन से आएंगे? देखो, सबसे पहले पत्ती होगी, पत्तियां ले सकते हो, तना को ले सकते हो, जड़ को ले सकते हो। ठीक है। पत्तियों को ले सकते हो, तना को ले सकते हो और जड़ को ले सकते हो। ये 3 भाग को ले सकते हो कायिक भाग। कौन सा? कायिक। पत्तियां, तना और जड़। अब कह रहा कि कायिक प्रवर्धन क्या है, जरा ध्यान दो। अगर कई ऐसे पौधे हैं जिनके पत्तियों को तोड़ दो, क्या करो? तोड़ दो और उन्हें लगा दो, तो एक नए पौधे का क्या हो जाएगा? निर्माण हो जाएगा। ठीक है। एक नए पौधे का निर्माण हो जाएगा। ठीक। अगर हम पत्तियों की बात करें तो इसका उदाहरण है बायोफिल्म। क्या? बायोफिल्म एक छोटे से पौधे का नाम है जिसकी पत्तियों को अगर तोड़ दिया जाए, तोड़ के अगर लगा दिया जाए तो हमें एक नए संतति की उत्पत्ति हो जाएगी। तना, तना आपने देखा है। तना की अगर हम बात करें, इसका उदाहरण ले तो इसके उदाहरण में आप ले सकते हैं जैसे ईख है। ईख देखा ना, गन्ना जिसको कहते हो। ठीक है, गन्ना लिख दो। ठीक है। इसके बाद आप गुलाब ले लो, गुलाब भी इसके अंतर्गत आता है। गुलाब हो गया, तना, ये गन्ना हो गया।
या और भी कई पौधे ऐसे हैं, ठीक है। अभी हम लोग जो गुड़हल है, उड़हुल के फूल को क्या बोलते हैं? गुड़हल। क्या बोलते हैं? गुड़हल। उसका सही नाम है गुड़हल, ठीक है। तो इसके भी तने को अगर हम काट दे, गन्ना के तने को काट दे, गुलाब के तने को काट दें और लगा दें, तो इससे तने से गन्ना एक नया गन्ना हो जाएगा, गुलाब से एक नया गुलाब हो जाएगा, और गुड़हल से एक नए गुड़हल का पौधा हो जाएगा। और खास करके इन सब पौधों को सामान्यतः कब? बरसात के मौसमों में लगाए जाते हैं, क्योंकि उस समय लगने का चांस क्या होता है? ज्यादा होता है। एक नए संतति पत्तियों से, जड़ से, तना से हो गया। अब जरा ध्यान दीजिए, जड़ से। किससे? जड़ से, ठीक। कई ऐसे हैं जिनके जड़ से भी क्या करते हैं? हम एक नए संतति का उत्पत्ति करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे देखिए, अगर हम आलू को ले, आलू देखा ना, आलू, ठीक है, आलू को ले लें, ठीक है। आलू के साथ आलू को ही लो उदाहरण के तौर पे। भी आलू को देखोगे कि आलू जो होता है वो तो जड़ में ही होता है ना। अगर हम आलू को दो टुकड़ों में काट दे और लगा दें, ठीक है, तो उससे क्या होगा? एक नए संतति का उत्पत्ति हो जाएगा। या फिर हम आलू को ही लगा दें तो एक नए संतति के क्या होगा? उत्पत्ति हो जाए। एक आलू से देखो 4 आलू, 5 आलू, 6 आलू हो जाते हैं, ठीक। उसके जड़ निकलेंगे और जड़ से बहुत सारे, जितने जड़ होंगे उतने ज्यादा आलू होंगे, ठीक। इसी तरह से आप बादाम को भी देख सकते हो, एक बादाम लगाओ और कई बादाम पाओ, जो जड़ से होता है, ठीक। तो आपने देखा पत्तियों से, तना से और जड़ से। किससे? जड़ से। एक और है जो सब लास्ट टॉपिक है, जिसका नाम है बीजाणु महासंघ। क्या है? बीजाणु महासंघ, ठीक। अब देखो, कई ऐसे पेड़ पौधे हैं, कई ऐसे पादप हैं जो बीजों के द्वारा, किसके द्वारा? बीजों के द्वारा अपने नए संतति का उत्पत्ति करते हैं, ठीक। बीजों के द्वारा अपने नए संतति को क्या करते हैं? उत्पन्न करते हैं। बीज वाले तो बहुत सारे देखा आपने, ठीक है। बीज का आपने देखा, जैसे लौकी का बीज लगाइए, करेला का, बहुत सारे पौधे हैं। खास करके बहुत सारी जो सब्जियां हैं किससे लगाई जाती है? एक बीज से लगाई जाती है। सेम हो गया, बटर हो गया, चना हो गया, और भी बहुत सारे, लौकी, करेला, बहुत सारे सब्जियों, ठीक। उनके बीजों के द्वारा, उनके बीजों के द्वारा किसी भी पादप, ठीक है, किसी भी पादप के जनन को अगर बीज के द्वारा, किसके द्वारा? बीज के द्वारा नए संतति का उत्पन्न हो रहा है, तब हम उसे क्या कहेंगे? बीजाणु महासंघ विधि या प्रजनन विधि कहते हैं। महासंघ मतलब होता है, इसमें घबराने की बात नहीं है। तुम लोग सोच रहे होगे कि महासंघ मतलब क्या होता है, ठीक है। संघ मतलब इकट्ठा, क्या? इकट्ठा, ठीक है। जैसे अगर हम एक बीज लें, अगर हम इस संरचना को लेते हैं तो एक के अंदर बहुत सारे क्या होंगे? एक फल के अंदर, एक सब्जी के अंदर बहुत सारे क्या होंगे? बीज होंगे। तब हम इसे क्या कहेंगे? बीजाणु महासंघ, बीजाणु महासंघ। अब इसके द्वारा कई नई संततियों का क्या होगा? उत्पत्ति